जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स के वे प्रश्न देखते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे जो साथी राजस्थान स्कूल व्याख्याता की तैयारी में लगे हुए हैं वे इसे ज़रूर देखें और इनको नोट कर लें, अपने नोट्स तैयार करते रहें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए पढ़ते हैं। आज पहला प्रश्न रहता है नंबर सिस्टम टॉपिक से रहेंगे सारे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले अच्छे सवालों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला सवाल है कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। जब भी दो संख्याओं का योग दे रखा है और गुणा दे रखा है और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछे तो सदैव याद रखना संख्याओं का योग कर देना है आपको और बट्टे में उनका मल्टीप्लाई लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका उत्तर इस हिसाब से क्या बन जाता है 11/18। अब बात करते हैं कि कैसे रहा। हमें दे रखा है उसने दो संख्याएं हैं ए और बी, जिनका जोड़ दे रखा है, हमें योग दे रखा है 11 और उनका मल्टीप्लाई ए गुणा बी दे रखा है हमारे पास है 18। उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो सदैव याद रखिए व्युत्क्रम क्या होता है, 1 वह संख्या होती है, तो 1/a हो गया और अगली संख्या कैसे होगी 1/b हो गया। जब हम लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम a और b आया है, a गुणा b, और ऊपर क्या बचता है फिर सॉल्यूशन के बाद b प्लस a, जो कि हमें दे रखा है b प्लस a का मान कितना है 11 और a और b का गुणा दे रखा है 18। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है जिससे आपका आंसर रहेगा। और एक बात सभी साथी जरूर ध्यान रखना, कई बार ये सवाल में लास्ट में वो कह देते हैं व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। अगर सीधे ही रहे जो इस सवाल में है कि व्युत्क्रमों का योग पूछे तो आपका आंसर है 11/18। अगर इसी सवाल को एक बार एग्जाम में देखा गया था कि उसने पूछ लिया कि व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, तो सदैव याद रखना यहाँ तो आया है वो 11/18 व्युत्क्रमों का योग है। अगर उसका व्युत्क्रम पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा 18/11। तो अभी इस सवाल में सीधे ही उसने व्युत्क्रमों का योग पूछा है जो कि आपका ऑप्शन डी है 11/18। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। देखिए उसने पूछा है कि 1 से 100 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आएगा। दहाई के स्थान का पूछा है, इकाई के स्थान का नहीं पूछा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। दहाई के स्थान पर पहला अंक कौन सा आ जाता है अपने पास में लिखते हुए चले तो 20 आ गया। देखिए ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। अब आगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। उसके बाद में देखिए 30 हो जाएगा जो कि दहाई के अंक के स्थान पर 2 नहीं आता है। तो यही वो संख्याएं हैं जिनके दहाई के स्थान पर अंक 2 आता है। तो अब इनको काउंट कर लेना है। जब हम काउंट करते हैं तो देखिए संख्याएं कितनी हो जाती है आपके पास में 10। ये आपका आंसर हो जाता है जो कि ऑप्शन सी में है। तो थोड़ा अच्छे से सवाल को पढ़ना है, काफ़ी बार ऐसे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और ये सवाल ध्यान से रेलवे में पूछा गया है। तो 1 से 100 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आएगा, तो थोड़ा गौर करना है उसने पूछा क्या है और आप बनाते हुए इसका आराम से आंसर दे सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर संख्या पर सवाल आ जाते हैं, अभाज्य संख्याएं पूछ लिए भाई। ध्यान रखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछिए तो आपका आंसर होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो पढ़ते हैं भी अभाज्य संख्याएं होती क्या है। वे संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए वो सदैव ही अभाज्य संख्याएं होती है। तो याद रखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ऐसे वो संख्याएं देखनी है जिसमें खुद का भाग जाता हो और 1 का भाग जाता हो। ये ध्यान रखना सदैव ही कि एक न भाज्य है और ना ही अभाज्य, न भाज्य है ना अभाज्य संख्या है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर जल्दबाजी में नहीं करनी है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। अगर पूछता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछता है तो आपको आंसर करना है 3। और अगर पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हमेशा उत्तर क्या रहेगा आपका 2 रहेगा।
वापिस से बोल देता हूँ, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछता है तो उत्तर 3 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है तो 2 उत्तर रहेगा आपका। बढ़िया सवाल है, जरूर नोट कर लेना इसको। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो याद रखना 2 है भाई। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ध्यान रखना, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। एकमात्र सम अभाज्य संख्या। उसके बाद में जितनी भी मिलेगी आपको विषम संख्याएं मिलेंगी, तो सदैव याद रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ऐसे ही 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले तो 11 रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ते हुए चलते हैं, यहाँ पर ज़रूर नोट कर लेना, अपने रजिस्टर में लिखते चले। जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जो साथी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ मैथ्स है, वहाँ पर उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम, जिस पर हम आज के क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़रूर नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए उसने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। देखिए पीछे अभाज्य संख्या पूछी थी और अब भाज्य संख्या पूछ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया था, एक न भाज्य न अभाज्य, 2 क्या है अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं तो 3 भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपकी, आंसर रहेगा 4। भाज्य संख्याएं वे होती है जिसमें उनका खुद का भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए और 1 का भाग जाए। बोल सकते हो जिसके 3 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती है, या जिनमें 3 संख्याओं का भाग जाता है, या खुद का 1 का और अन्य किसी संख्या का भाग जाता है, तो वो भाज्य संख्या होती है। तो हमें कंटिन्यू पढ़ना है। 1 के बारे में पढ़ेंगे तो क्या है, एक न भाज्य न अभाज्य, न भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। फिर 2 क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या या एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोला जाता है अभाज्य संख्या। 3 है प्रथम विषम अभाज्य संख्या, प्रथम विषम अभाज्य संख्या। और 4 क्या आ गई आपकी, सबसे छोटी भाज्य संख्या या प्रथम भाज्य संख्या। प्रथम भाज्य संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो याद रखना 4 होती है। ये सारी बातें आप नोट करते हुए चलना। और शून्य की बात करें तो शून्य ना धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक संख्या है। ये कुछ छोटी छोटी वो बातें हैं जो आपके अच्छे सवाल बनाएगी। तो हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। संख्याओं को 0 से पढ़ते हुए चलिए या -1 से पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। आगे बात करेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, सारे एक एक वीडियो में हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते चलेंगे। फिर भी साथी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव देवें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। और जो साथी हम तक ऑफलाइन जुड़ सकते हैं तो उनको बता दूं कि हमारा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ्स रीजनिंग जनरल साइंस का बैच चल रहा है, जो कि प्रातः 8:30 बजे से है, और एक बैच शाम को 4 बजे से चल रहा है। तो आप लोग जुड़ सकते हो, नाम मात्र फीस में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और एक छोटा सा प्रयास है यूट्यूब पर, जो साथी हम तक नहीं पहुंच सकते उनके लिए भी एक छोटा सा प्रयास करें कि ताकि उनका भी सिलेक्शन जरूर हो। तो ये छोटी सी सेवा है आपके लिए, या छोटा सा प्रयास है। ज़रूर सुझाव देवें कि आप इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं अब। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंक की पूछिए तो सदैव याद रखिए 101 होती है। अब अपनों में यहाँ पढ़ लेते हैं, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 1 अंक की, 1 अंक की सबसे छोटी कौन सी होगी आपके, 2 होगी। 1 अंक की सबसे बड़ी अंक की बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
क्या होगी? सदैव याद रखिए 7 होगी। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या सदैव याद रखिए 11 होती है। ऐसे ही पूछ लिया जाए 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो याद रखिए 97 होती है। काफी बार एग्जाम में दोनों पूछे गए हैं, 2 अंक की सबसे छोटी और 2 अंक की सबसे बड़ी। ऐसे ही 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास क्या हो गई? 101 हो गई। अगर 3 अंक की सबसे बड़ी पूछ लेता है, 3 अंक की सबसे बड़ी, सबसे छोटी 101 हो गया, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सदैव याद रखना 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। तो क्या पढ़ लिया हमने? 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और ऐसे ही 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 रहेगी, और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 997। और जो साथी लग रहा है कि 4 अंक का भी पता होना चाहिए, तो 4 अंक की सबसे छोटी लिख लेना। कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया तो अब पूछने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जनता क्या करती है कि लगभग पुराने क्वेश्चन रटते हैं। तो थोड़ा सा एक कदम एडवांस में भी चलिए और एक कदम पीछे का भी चेक करते हुए चलिए कि कैसे आपकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो एक कदम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पढ़ते हैं पहले। 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो होती है आपकी 1009 होगी। ध्यान से 1001 मत कर देना साथियों। ऐसे ही 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और पढ़ देते हैं। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो होती है 9973, 9973। तो वापिस से गौर रखना, 3 अंक की सबसे छोटी 101, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। ठीक है जी, चलें आगे सवाल पर बढ़ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए प्राकृत संख्याएं क्या होती है और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो मैं बता दूं सबसे पहले ही, पूर्ण संख्याएं होती है वो सदैव ही 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही चलती रहती है आगे तक। अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ी थी जिसमें खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, फिर 5, फिर 7, 11 और ऐसे चलती रहेगी। पूर्णांक क्या होते हैं? जिनको आप -3, -2, -1, 0 और ऐसे ही 1, 2, 3 और चलते जाते हैं। पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्ण प्लस अंक, तो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? माइनस से स्टार्ट होकर के प्लस तक चलते हैं। और आपके प्राकृत संख्याएं ध्यान रखिए, प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती है 1 से। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट हो जाएंगे? 1 से। 1, 2, 3 और ऐसे ही आगे अनंत तक चलती है। तो अपने सवाल में यही पूछा है कि सभी प्राकृत संख्याओं के साथ अगर 0 और मिला दिया जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी? तो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में कि 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब वो कौन सी संख्याएं बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। अच्छा सवाल है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया और जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से सवाल पक्का बनता है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन किया है, छोटा सा प्रयास जिसमें सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर समझ में आ जाए।
तो क्या देखना है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, होल नंबर बोला जाता है। तो वो स्टार्ट होती है 0 से लेकर के आगे तक अनंत तक चलती है। ऐसे ही प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है इन्फिनिटी तक, इनको नेचुरल नंबर बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पूर्णांक वे संख्याएं हैं जो आपके पूर्ण अंक को दशमलव में मानना हो जिनके, इसका मतलब -1 2 3 और ऐसे ही 0 1 2 3 4। बस ये ध्यान रखना है 0 न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक है, तो न धनात्मक न ऋणात्मक। जीरो न धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। बोलने को कह सकते हो कि ये एक उदासीन होता है, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बताइए, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक या संख्या पूछी जा सकती है, पूर्णांक। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक देखिए -1 है। हमें कैसे याद रखना है कि जब भी आपके पूर्णांक हैं तो बाएं से दाएं की तरफ बढ़ोगे तो इनके मान बढ़ते हुए चलते हैं। कहाँ आपके बाएं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ बढ़ोगे तो सदैव इनके मान बढ़ते हुए चलते हैं। तो -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1। अब हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया आपका, -1 हो गया। -1 से बड़ा 0 हो गया, 0 से बड़े 1, 1 से बड़ा 2, ऐसे चलता चलेगा। तो यही याद रखना है, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ चलते हैं तो इनके मान बढ़ते हुए चलते हैं पूर्णांक संख्याओं के। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, -1 होता है। भाई ध्यान रखिए, नोट कर लेना। नेक्स्ट सवाल, यदि a और b विषम संख्याएं, ध्यान से अच्छे से पढ़ना, विषम संख्याएं तो निम्न में से कौन सी सम संख्या होगी। देखो साथियों, इसको करने का आसान तरीका ये है कि आप संख्याएं रखो और जो संक्रिया बोल रहा है, अगर जोड़ना बोले तो जोड़िए, घटाना बोले तो घटाइए, आपके आंसर मिल जाएंगे। जैसे में अपनों ने कोई भी संख्याएं a और b के मान हमने मान लिया, विषम बोला है तो हमने एक 3 मान लिया और एक 5 मान लिया। तो पहले ऑप्शन में उसने क्या कहा है, देखिए 3 + 5 करना था, जो कि क्या बन गया अपने पास में 8 बन गया। और उसने यही पूछा है कि कौन सी सम संख्या होगी, तो आपका उत्तर ए ही हो जाता है। बाकी में और चेक कर लीजिए कि 3 + 5 और फिर +1 करें तो देखिए ये 9 बनता है, जो कि सम संख्या नहीं होती। ऐसे ही दोनों का गुणा करना है, 3 × 5 कितना होता है 15, जो कि एक विषम संख्या है। और ऐसे ही देखा जाए तो 3 × 5 और फिर 2 का जोड़ है, तो ये भी हमारे पास क्या बनता है 17 बनता है, जो कि एक विषम संख्या है। सम संख्याएं वो होती हैं जिनके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वो सम संख्याएं, और जिनके पीछे 1 3 5 7 9 हो, वो क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। या जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो सम संख्याएं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं। बस हमें ये वैल्यू पुट करके देखना है, आपका आंसर मिल जाएगा। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर के बराबर होता है। तो हमें सबसे पहले प्रथम 8 अभाज्य संख्या लिखनी है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये आपकी प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं होगी, जिनको हम टोटल करते हैं तो टोटल आपके पास मिलेगा 77। अब इसमें किसका भाग देना था, हमें 7 का भाग देना था, और पूछता है कि 7 का भाग देने पर किसके बराबर होगा, तो हमारा आंसर आता है 11 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो हमें प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग ही देखना था। बस हमें यह ध्यान रखना है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं किससे स्टार्ट होगी, 2 से, भूल से भी 1 से मत कर देना या सीधे ही 3 से मत कर देना। तो 2 3 5 7 9 ध्यान रखना, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, फिर 17 और 19 अभाज्य संख्याओं का टोटल किया, जो कि हमारे पास 77 आया, और जिसमें 7 का भाग दिया है कितनी बार गया, 11। तो यही आपका आंसर आ गया कि 11 के बराबर होता है। चलिए अगले सवाल में कहता है 156 की कुल के सभी गुणनखंडों का योग पूछा है। देखना, सभी गुणनखंडों का योग पूछा है। तो पहले तो हमें क्या करने हैं, इनको तोड़ना है कि कितने गुणनखंड होते हैं, क्या क्या संख्याएं निकल सकती है।
तो हमने 156 को 2 से भाग दिया गया है, कितनी बार गया आपका 7 बार जाएगा और फिर 8 बार। ऐसे ही 2 का भाग दिया 3 बार और 9 बार, फिर 3 का भाग देते हैं 13 बार और ऐसे ही 13 को गुणा किया गया, भाग दिया गया 1 बार। तो हमारे पास जो गुणनखंड आए हैं वो 2 की पावर 2 गुणा में 3 और गुणा में 13 है। ये क्या है, अगर पूछता वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए तो इनकी घातों का क्या कर देता, मैं योग कर देता। अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछता तो, पर उसने अभाज्य गुणनखंडों का योग नहीं पूछा, ना ही कुल गुणनखंडों का योग पूछा या कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता वो, तो हमारा उत्तर उनकी घात ही होता। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या पूछता है तो सदैव याद रखिए इनकी घातों का योग होगा, जो कि अपने पास हो जाता है 4। अगर पूछता कि कुल गुणनखंडों की संख्या तो प्रत्येक घात को 1 बढ़ाकर आपस में गुणा करना था, बट इस केस में उसने क्या पूछ लिया कि सभी गुणनखंडों का योग पूछा है। तो योग निकालने का तरीका ध्यान रखना, जो भी घात आई है तो आप उसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि 2 की घात 2 है तो 2 की घात 0 से स्टार्ट हो जाइए, 2 की घात 0 बढ़ते हुए लिखिए 2 तक, 2 की घात 1 प्लस के 2 की घात 2, ये आपका 2 का काम पूरा हो गया। गुणा का निशान आगे 3 को देखिए, 1 तक बढ़ रहा है तो 3 की 0 से स्टार्ट होगा, 3 की घात 1। ऐसे ही 13 का रहेगा तो 13 की घात 0 और गुणा में 13 की घात 1। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो सदैव उसका मान 1 होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर जब हमने इनका टोटल किया है तो यहाँ से हमारे पास टोटल आया है 7, 3 की पावर 0 का मान 1 और प्लस में 3 है तो गुणा में 4 आया। ऐसे ही 13 की पावर 1 का मान 0 का मान 1 और 13 की पावर 1, 1 प्लस के 13 कितने हो गए, 14 हो गए। जब इनका गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा 392, जो कि ऑप्शन ए रहेगा आपका सही आंसर। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए, उनकी घातों का जोड़ी उत्तर होगा। अगर पूछता है कुल गुणनखंडों की संख्या तो उन घातों को 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई किया जाता है, बट यहाँ पर उसने पूछा है सभी गुणनखंडों का योग क्या है। जब भी योग पूछता है तो जो घात में आई है उनको आप बढ़ाते हुए लिखिए। जैसे 2 की पावर 2 है तो इसको 2 की पावर 0 से बढ़ाते हुए जोड़ दीजिए। फिर गुणा में है आगे 3 तो 3 को भी 2 की घात 0 से जो हाईएस्ट घात है वहाँ तक बढ़ाते हुए जोड़िए, ऐसे ही आगे और उनका गुणा कर दीजिए, वही आपके सभी गुणनखंडों का योग होगा। एक अच्छा पर्सन रहेगा। जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर ये देख करके जावे। और जो स्कूल व्याख्याता के हैं उनके लगभग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या ही पूछता है या अभाज्य भाजकों की संख्या पूछता है। तो अगर आपको एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ना है औरों से तो इस सवाल को ज़रूर देखना, नोट करना। फिर भी कोई दिक्कत समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट करना। इन पर आपने 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा सवाल लेकर के प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी के लिए आप इसको नोट कीजिए, समझिए और अपने ज़रूर सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए कि वीडियो कैसा लगता है, और अपने अच्छे सुझाव दो ताकि आपकी तैयारी में थोड़ा सा हम प्रयास कर सकें कि आपका चयन पक्का हो जाए, है ना। चलिए 10 नंबर सवाल में क्या कहता है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। देखिए 729 में पूर्ण वर्ग पूछा है तो सबसे पहले 729 को वही तरीका रहेगा, आप अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए इनको। जब हम इसको करेंगे तो 3 का भाग दिया गया, 3 दूआ 6, 4 और 3, फिर 3 का दोबारा भाग दीजिए, आपके पास आया 81। ऐसे ही 3 का भाग दिया, हमारे पास आया 27, फिर 3 का भाग देने पर 9, और ऐसे ही तब तक भाग देना है जब तक लास्ट में हमारा पूरा भाग नहीं चला जाए, 1 नहीं बच जाए। तो हम देखते हैं, देखिए 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3, इसका मतलब क्या है 3 की स्क्वायर गुणा 3 की स्क्वायर और गुणा में 3 की स्क्वायर, और फिर एक बार आपके 6 बार हो गए, हाँ जी। तो 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर का गुणा ही 729 होता है। तो अब उसने पूर्ण वर्ग पूछा है तो देखिए 3 की स्क्वायर, इसका मतलब पूरा वर्ग बना हुआ है। तो ऐसे कितने संख्याएं हैं, कितने गुणनखंड है, तो ये आपके आंसर हो जाता है 3। तो हमें यही स्क्वायर में लिखना है इनको गुणा करके, और जितने सही स्क्वायर में बनते हैं वही आपके पूर्ण गुणनखंड है।
तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 3 है भाई, 1, 2 और 3, ऐसे 3 पूर्ण गुणनखंड हैं जी। चलिए सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग, उसने क्या दे रखा है? a प्लस बी दे रखा है, कितना? 45, और उनका अंतर दे रखा है a माइनस बी जो कि 19। तो उसने पूछा है वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो एक तरीका तो यही रहता है, अगर a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा हो तो a क्या होता है? उनके जोड़ का आधा, 45 प्लस के 19 और बट्टा में 2, उनके जोड़ का आधा होगा, जो कि जोड़ कितना आ गया अपने पास में? 64 आ गया, और इसका आधा अपने पास क्या होगा? 32 होगा। और दूसरी संख्या निकालनी हो तो 45 में से 32 घटा दीजिए, आपका मान 13 आ जाता है। या फिर दूसरी संख्या भी निकालनी हो तो याद रखिए इनका अंतर करके आधा कर दीजिए, तो आपका उत्तर होगा। जिस साथी को सीखना है 0 से तो वो देखिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हम क्या कर रहे हैं? पहले इन दोनों को जोड़ते हैं भाई। जोड़ेंगे तब देखेंगे कि b से b कट जाएगा, प्लस माइनस है, हमारा मान आया 2a, किसके बराबर? 45 प्लस के 19 के बराबर, जो कि 2a बराबर कितना हो गया? 64। तो a का जब 64 में भाग देंगे, हमारा मान कितना आ गया? a का मान 32 आ गया। अब ये मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपके पास b का मान आ जाएगा। जैसे में a प्लस बी कितना है? 45 है, तो 32 प्लस के b बराबर में 45, और b क्या आ गया? 45, जो 32 प्लस का था वो घट जाएगा, आपका आंसर आ गया b का 13। तो वो संख्या 32 और 13 है भाई। कैसे करना है? दोनों संख्याओं का योग दिया गया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया गया हो, तो बड़ी संख्या होती है सदैव ही दोनों संख्याओं का जोड़ का आधा, और छोटी संख्या होगी उनके अंतर का आधा। 45 और 19 का अंतर लीजिए, 26 आएगा, और उसका आधा कितना होता है? 13। तो आप डायरेक्ट आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर थोड़ा ध्यान से अपने को कैलकुलेशन करके ही उत्तर देना है, ताकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए पक्की लकीर खींच देगा। तो आपको अच्छे से इसको सोल्व करना है। और जो साथी रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो माइंड में कैलकुलेशन कीजिए कि जब भी दो संख्याओं का जोड़ और उनका अंतर दिया गया है, तो बड़ी संख्या उन संख्याओं जो दिया गया है उनके जोड़ का आधा, और छोटी संख्या उनके अंतर का आधा होगा। तो सदैव ही आपका जल्दी सोल्व हो जाएगा। और जो स्कूल व्याख्याता के हैं वो जो स्टेप बताइए आपको समीकरण बना करके आप वैसे सोल्व कीजिए। ठीक है जी। चलिए 12 नंबर सवाल क्या कहता है? एक छात्रा ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के स्थान पर 12 से विभाजित कर दिया। देखिए कोई भी संख्या थी, हम मान लेते हैं x, उसको 21 की जगह किसका भाग दे दिया? 12 का, तो उसे 35 प्राप्त हुआ। इसका मतलब भागफल 35 प्राप्त हुआ है, और अंत में क्या है? शेषफल यहाँ पर 0। तो हम जानते हैं कि जो x होगा वो क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा। तो x बराबर क्या होगा? आपका 35 गुणा में 12 होगा। तो वो संख्या आपके पास 35 गुणा में 12 है। अब उसका सही उत्तर लेना है तो क्या करना है? उस संख्या को 21 का भाग देना है। तो आप इसमें 21 का भाग दे दीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो संख्या क्या है? x है, और उसको 21 का भाग दीजिए। इसका मतलब आपको किस में भाग देना है? 35/12 में किसका भाग? 21 का। 7 से 3 बार, ये 5 बार, और ये से 4 बार। आपका आंसर क्या आ गया? 20। हमें पता होना चाहिए, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल गुणा में भाजक प्लस शेषफल होता है। इस केस में शेषफल क्या था? 0 था, तो भाज्य क्या था? आपका x था। इसको भाज्य बोला जाता है x को। जितनी बार भाग गया है इसको भागफल बोला जाता है। जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक रहता है। रिमाइंडर शेषफल हम जानते हैं कि इसको शेषफल बोला जाता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर करके हमने क्या निकाल लिया? भाज्य का मान निकाल लिया x। तो इससे हमारे पास वो संख्या आ गई है जिसको 21 की बजाय भूल से 12 का भाग दिया था। इसका मतलब वो संख्या क्या थी? 35 गुणा में 12 थी। अब उसमें से ही उत्तर चाहिए तो अपने को कितने का भाग देना है?
21 का भाग देना है, जो कि हमने यहाँ पर दे दिया है। हमारा मान कितना आता है? 20 आता है। जरूर नोट कर लेना, आपके स्कूल व्याख्याता के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहता है। भाज्य किसके बराबर होता है? भागफल गुणा भाजक और प्लस में शेषफल के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये फॉर्मूला। तो आप इस कॉन्सेप्ट पर आपका सवाल बने तो ये एक अच्छा सवाल बन सकता है। सवाल नंबर 13 बिल्कुल 0 लेवल का सवाल, जो कि रेलवे में आया हुआ सवाल है और लगभग साथी इसको भी नहीं समझ पाते। उसने यही कहा है, जो संख्या दी गई है प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं और आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, ध्यान रखिए। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता क्रम। और अवरोही होता है घटता क्रम। उसने बढ़ते क्रम में लिखने को बोला है, तो इस संख्या को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। क्या दिक्कत है? देखिए सबसे पहले 2 आएगा, फिर देखिए 3 2 बार आया हुआ है तो 3 3, फिर 4 भी है, 5 है, 6 है, 8 है और 9 है। तो उसने पूछा है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। देखिए 2 की स्थिति बदल गई। पहले 2 कहाँ पर था? लास्ट से अंतिम से पहले था या दाई के स्थान पर था। अब देखिए कहाँ आगे आ गया है। तो 2 की भी बदल गई, 3 की भी स्थिति बदल गई, सभी की स्थिति बदलते हुए चल रही है। देखिए 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी, 8 की भी और 9 की भी। बट जो अंतिम 9 है इसकी स्थिति नहीं बदली, क्योंकि अंत में पहले भी था और एक अभी भी अंत में 9 है। तो कितने संख्याओं की स्थिति बदल गई है उसने ये पूछा है, तो 8 की। अगर पूछता किसकी नहीं बदलती तो आप उत्तर देते 1 अंक की नहीं बदलती और उस अंक का उत्तर है 9। तो ये आपका आसान सा सवाल था, रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। तो थोड़ा भाषागत सवाल था, थोड़ा गौर रखना कि कैसे किया गया है। आरोही क्रम बढ़ता हुआ होता है और अवरोही होता है घटता क्रम। तो पहले बढ़ते हुए क्रम में लगाना था और उनके स्थान देखने थे कि किसकी स्थिति बदलती है। तो 8 अंकों की टोटल है, उनकी स्थितियां बदल गई है। तो आरोही क्रम होता है घटता क्रम। ये अच्छा सवाल रहेगा। रेलवे की तैयारी करे साथी, जिनका ग्रुप डी का और एनटीपीसी का एग्जाम है, वो जरूर देख के जाइए भाई। सवाल नंबर 14 कहता है यदि संख्या 7 2 5 1 4 3 6 8 के प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए, तो 9 से घटाना है भाई, और तो बनी नई संख्या में कितने सम अंक होंगे। देखिए 9 में से 7 घटाइए 2, ऐसे ही 9 में से 2 को घटाया है आगे हमने, कितना मान आया 7। 9 में से 5 को घटाया गया है 4, 9 में से 1 को घटाया गया है 8, 9 में से 4 को घटाया गया है तो 5 मिला है। ऐसे ही 9 में से 3 को घटाया गया है तो 6, ऐसे ही 9 में से किसको घटाया गया है 6 को, तो हमारे पास 3, और 9 में से 8 गया 1। क्या किया गया है वापस से देख लीजिए कि प्रत्येक संख्या तो थी, आपको उसको 9 में से घटाना था। इसका मतलब 9 में से मैंने 7 को घटाया, 9 में से 2 को, ऐसे ही 9 में से 5 को, डैश डैश डैश। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर आया 7 और यहाँ पर 4, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, ऐसे कैलकुलेशन की है। और उसने कहा है कि अब करने के बाद में नई संख्या में कितने सम अंक होंगे। तो देखिए 2 भी सम होता है, 4 भी, 8 भी और 6 भी। ऐसे कितनी संख्याएं जो सम संख्याएं आई, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 4 अंक ऐसे हैं जो सम संख्याएं लेकर आते हैं। आज का अंतिम सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल आया है स्थानीय मान और अंकीय मान पर आ गया। ध्यान रखिए, स्थानीय मान, स्थान मान बोल दे तो जिस स्थान पर अंक बैठा है, जिस स्थान पर है अंक वो होता है भाई, स्थान पर अंक है। अंकित मान या अंकीय मान या जातीय मान क्या होता है, वह स्वयं होती है संख्या। क्या होता है, स्वयं संख्या ही होती है। तो इस केस में देखिए 5 का क्या है, स्थान मान और अंकित मान। तो पहले 5 का अंकित मान या जातीय मान कितना है, आपके पास आंसर आया 5। और 5 का स्थानीय मान देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। इसका मतलब स्थानीय मान क्या है, 5000 है। अगर दशमलव में संख्या नहीं है तो अंक को पकड़िए और उसके दाएं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं उनको शून्य कर दीजिए, तो वही उसका स्थानीय मान होता है। पुराने वीडियो जरूर देखिए, उसमें एक स्पेशल सवाल किए गए हैं स्थानीय मान, अंकीय मान, जातीय मान पर, वहाँ से ज़रूर नोट कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेंगे। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लग रहे हैं और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए।
तो इसमें यही पूछा है, उसके स्थानीय मान और जातीय मान या अंकीय मान का अंतर पूछा है, जो किया गया 4995। तो ये आपका आंसर बी में मिलता है। तो हमने क्या याद रखना है, स्थानीय मान क्या है, जिस स्थान पर बैठा है। तो देखिए 1000 के स्थान पर 5 बैठा है, तो 5 को लीजिए और पीछे के सारे अंक शून्य कर दीजिए। तो 1 4 9 जो अंक थे उनको शून्य कर दिया, तो ये 5000 क्या है, उसका स्थानीय मान हो गया। अंकीय मान जातीय मान वह संख्या खुद होती है, तो 5 ही हुआ, इनका अंतर अपने पास आ गया 4995। तो आज के लिए ये छोटा सा प्रयास कैसा रहा आप ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की, तो उनके लिए 8:30 बजे बैच है प्रातः और एक शाम को 4 बजे। और जो साथी रेलवे, SSC, GD और दिल्ली पुलिस जिनका टारगेट है, तो उनके लिए प्रातः 10:30 बजे से बैच है। ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आप क्लास लेके देखिए और अपने सुझाव अच्छे अच्छे ज़रूर देना और मिल करके चलते हैं। जल्द से जल्द आप सरकारी सेवा में लगो और अपनी मेहनत को जारी रखिए। ठीक है, एक छोटे से प्रयास के साथ एक नया वीडियो और लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।